अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम का आगाज़ आज उसी साने और उसी वाक़े से करेंगे कि जिसकी वजह से आज भी शहर की फ़ज़ा सोगवार है। साने गुल प्लाजा, जिसे एक हफ़्ता हो गया है लेकिन अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका है। जिंदा जलकर मरने वाले 71 अफराद में से सिर्फ 20 की ही शनाख्त हो सकी है। 51 अफराद के अहले खाना अब भी अपने प्यारों की शनाख्त के मुंतज़िर ही हैं। एक हफ्ते बाद अब मुकदमा भी दर्ज हो गया है। FIR के मुताबिक प्लाजा में हिफाजती इंतजामात मुकम्मल नहीं थे। लाइट्स और दरवाजे बंद होने से लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। आज लाहौर के एक होटल में भी आग लगने का वाक़या पेश आया है, जिसमें 3 अफराद जान से गए, 6 अफराद झुलस कर जख्मी हुए हैं। सानिया गुल प्लाजा। इसके बाद पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सूबे में 2000 से ज़ायद जो इमारतें हैं उनका सर्वे किया गया, जिनमें से सिर्फ 14 इमारतें ही गैर महफूज थीं और लाहौर की 7 इमारतें इंतहाई ख़तरनाक करार दी गई थीं। बाकी इमारतों को सहूलियात होने या ना होने के हिसाब से A से लेकर D कैटेगरी में रखते हुए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब कराची में भी यही प्रैक्टिस हुई। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसके सर्वे में 90% इमारतों में आग से बचाव के इंतजामात ना होने का इंकशाफ हुआ है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ। अरशद वोहरा साहब, MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, साबिक डिप्टी मेयर कराची हैं। आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ सर। एक तो समझ नहीं आता कि इस वाक़े के ऊपर बात किस तरह से की जाए। पहले ज़रा मंदोखेल साहब आप इस पर अपना कमेंट शामिल करें ना सर। कल से एक तहकीकाती रिपोर्ट है जो गर्दिश कर रही है, जिसमें ज़मीन के 19वीं सदी के रिकॉर्ड से लेकर 20वीं सदी में तामीर के रिकॉर्ड तक सब शामिल हो गए हैं, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि आग क्यों लगी, लोग निकल क्यों नहीं सके, रिस्पांस टाइम क्या था, पानी ख़त्म होने के जो इल्ज़ामात लग रहे थे वो सच थे या झूठ थे। ये कहीं पर मुझे नहीं मिल सका उस तहकीकाती रिपोर्ट में सर। जी किरण, यकीनन एक अफसोसनाक सानिया है और इस इतनी जाने नहीं जाने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइंदा कुछ दिनों में और सामने आएंगी। गफलत भी है, लापरवाही भी है, एहतियात भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँ, मैं यूनियन की भी बात करूँ। इससे पहले जो आपने बताया कि 1991 में जो ये ज़मीन अलाट की गई 3 रुपये गज़, फिर रेगुलाइज किए, एक फ्लोर की बजाय 3 फ्लोर के बेसमेंट का भी, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि इस वाक़ये को जो इतना हाईलाइट कर दिया, और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात तो इसका पहलू ये है कि अभी कराची वाले या पाकिस्तान भर के लोग इस गम से बाहर निकले नहीं हैं कि मुल्क के वज़ीर दिफा कौमी असम्बली में जो ना एक बयान झाड़ देता है और 18वीं तरमीम और बल्दियाती निज़ाम की बात करें। सबसे पहले तो उस शख्स को उनका अपना जुमला याद दिला दूँ, कोई शर्म होती है, कोई आया होती है। 3 साल से आपके शहर सियालकोट में मंदोखेल साहब, मेरे लिए ज़्यादा इस वक्त जो है ना, मैं इत्मीनान की बात ये होती सर कि आप वज़ीर दिफा के बयान को सुनने के बजाय या MQM के बयानात को सुनने के बजाय आप तवज्जो देते उन आवाज़ों पर जो वहाँ पर लवाहिकीन मौजूद हैं। जब 3 दिन तक आग नहीं बुझ रही थी सर, जब वो चिल्ला रहे थे, आप उनकी बातों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते। ये सियासी बयानबाजियाँ तो होती रहती हैं मंदोखेल साहब, ये बहुत बड़ा सानिया हो गया सर। और इसमें बुनियादी सवाल ये है कि जो बल्दियाती हुकूमत है, जो सूबाई हुकूमत है, 18 साल से है वहाँ पर, आपका रिस्पांस टाइम इतना नहीं था कि जिसकी वजह से वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचती, फिर वो वेल इक्विप्ड नहीं थे कि आग बुझा सकते, लोगों को बचा सकते सर। इंतज़ार किया जाता रहा कि गाड़ी पानी आए वहाँ पर, आग बुझे वहाँ पर। मंदोखेल साहब, सवाल ये है। किरण, थोड़ा सा आप मुझे मौका देते, ये बातें मुझे क्यों करनी पड़ी है ख्वाजा आसिफ की और मुस्तफ़ा कमाल की, के बजाय कराची वालों की आंसू पोंछ देते, उल्टा जो 18वीं तरमीम के बयानात आ गए। मैं तो सवाल ये उठाऊंगा इस वजह से कि आप हमारी कोताही, नाइली, लापरवाही जो नाम दे दे उस पर सवाल कर लेते। 18वीं तरमीम कहाँ से आ गई, इस वजह से मैंने ये बात की। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि इस फायर ब्रिगेड का जो रिपोर्ट हुआ है 10:26 पे और 10:35 पे, मैं कहता हूँ ये टाइम भी ज़्यादा है, क्योंकि 2 मिनट का रास्ता है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बाकी जो पानी के बारे में कहा जाए, बिल्कुल गलत है। पानी तो जारी बात है, जो कोई 20-22
वहाँ पे फायर टेंडर जो ना आ रहे थे, जारी जो खाली होगा वो भर के वापस आएगा, ये चीजें तो थी। ऐसा कोई लम्हा नहीं था सर जो जहाँ स्टाफ अगर वहाँ पर आग आया लग था रही ना और फायर पानी ब्रिगेड है ना का, हो, नंबर वो वेल ट्रेंड नहीं था। आग इसी वजह से बड़ी, वहां पर मौजूद लोग भी बता रहे थे, और इतना तो इल्म होता है कि वहां पर केमिकल मौजूद था, या वहां पर प्लास्टिक मौजूद थी, वहां पर क्रॉकरी मौजूद थी जिस पर पानी नहीं डाला जाता। सर पानी डालने की वजह से आग मजीद भड़कती रही, आग बुझी नहीं इसी वजह से। जो फायर ब्रिगेड का अमला था वो वेल इक्विप्ड नहीं था मंदुखेल साहब। ठीक ठीक, आपका ये सवाल वैलिड है, मैं उसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन आप मुझे बता दें कि उस प्लाजे के कोई 27 या 26 गेट बता रहे हैं, उन गेटों के या तो ताले लगे होते या उन पे दुकानें बनाई गई है, सिर्फ 2 गेट खुले थे। दुकानदारों के बयान आपके सामने कि हमें तो पता था कि गेट कहाँ है, मगर जो आम शॉपिंग करने वाले उन बेचारों को नहीं पता था। छत के ऊपर ताले लगाए गए, छत पे गाड़ियां तो महफूज रही मगर इंसान महफूज नहीं, क्योंकि रास्ता नहीं थी। ये भी सवाल है ना, यूनियन जो वहाँ पे लाखों रुपए महीने का लेते हैं, उनके पास ये सारी जो बात कर रहे हैं ना, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं सर। ये वाले वो सवालात हैं जो मैं वहाँ पर यूनियन मौजूद थी, मैं उनसे जरूर पूछूंगी। ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये सवाल हैं मेरे, और ये बुनियादी सवालात हैं जो उनसे पूछने हैं। लेकिन आपसे पूछने का सर एक ही बुनियादी सवाल है कि 18 साल से कंसेक्यूटिव आपकी हुकूमत है, लेकिन इतना बड़ा सानिया हो जाता है, उसके बाद भी आप लोग इस बात पे नाराज हो रहे हैं कि 18वीं तरमीम पे बात क्यों कर रहे हैं, या पॉलिटिसाइज इस मामले को क्यों कर रहे हैं, या इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं। सर ये इतना बड़ा इशू है। अरशद वोरा साहब साथ मौजूद हैं, उनका कमेंट लेती हूँ, फिर आपके पास दोबारा आती हूँ। अरशद वोरा साहब, एमक्यूएम ने वज़ीर आज़म को तहकीकात के लिए खत लिखा। सर कह दें। देखिए, एक तो आप लोग एक चीज़ करते हो कि हमको जवाब देने देते हैं, आप लोग कहते हैं नहीं नहीं आप इसकी बात करें। 18 साल आप भी यहाँ से माशाल्लाह ज़माने से आप न्यूज़ या एंकर करते हो। 18 साल में 10 साल एमक्यूएम नहीं थी, ये वजारत सेहत, तालीम, दाखिला, इंडस्ट्रीज़, ये सारा तो एमक्यूएम के पास थी। तो चलो 18 साल में कम से कम 10 साल को तो जवाब दे देना। इससे पहले जो 30 साल ये हुकूमतें करते रहे मुख्तलिफ अदवार में, उसकी तुम्हें बात ही नहीं करो। ठीक सर, उनके हवाले से तो आप लोग कहते हैं कि ये बोरीबंद वाले हैं, ये वो हैं जो भत्ता मांगते थे। आप लोग तो सर मैच्योर हुकूमत वाले हैं ना, आप लोगों ने मरकज में भी हुकूमत की और सूबे में भी हुकूमत की, और 13 साल तो सर बिला शिरकत गैर आप लोगों की हुकूमत है ना। चले शुरू के 10 साल छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं उसमें से 5 साल, लेकिन 13 साल से तो आप ही है ना। फिर 13 साल नहीं, 7 साल, या ये 2 साल और पिछले 5 साल। अब अगर आप 17 साल से 10 साल निकाल देंगे तो 13 नहीं बचते हैं। चलें, अच्छा फिर मैं 7 साल, सर 7 साल में भी अगर आप 28 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, स्टेशंस को बढ़ा नहीं सके, 7 साल में नहीं बढ़ा सके सर, तो फिर इसके ऊपर भी क्या कहना बनता है समझ नहीं आता। वसीम अख्तर साहब ने जब सिफारिश की थी विफाक की तरफ से 13 गाड़ियां आई थी सर। मैं दोबारा आऊंगी। मंदुखेल साहब, आप मुझे इजाजत दीजिए ना, साबिक मेयर को भी शामिल करें ना, डिप्टी मेयर को। अरशद वोरा साहब, एमक्यूएम ने वजीर आजम को तहकीकात के लिए खत लिखा सर, आप विफाक का हिस्सा हैं, क्या जवाब मिला आपको इस खत का? और अगर विफाक तहकीकात नहीं करवाता तो फिर क्या एक्शन होगा एमक्यूएम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण देखें, एक्चुअली इस इंसिडेंट के वक्त जो है ना, मैं तकरीबन 11:30 बजे वहां पहुंच गया था और आई वाज देयर होल नाइट। मैं सारी रात वहीं पे था, और जो इश्यूज आपने बताया वो इश्यूज वहां पर थे। यहाँ पर हमें ना 18वीं तरमीम डिस्कस करनी है, ना 28वीं तरमीम डिस्कस करनी है। हमें ये डिस्कस करना है कि इस शहर को जो लोग इस वक्त गवर्न कर रहे हैं, जो लोग इस शहर पे हुकूमत कर रहे हैं, जो लोग इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं, 15 घंटे तक वो कहाँ थे। मुझे तो ये देखें, पानी का इशू एक तरफ, पानी के टैंकर जो है वो गुरु मंदिर पे फंसे हुए थे। मुझे पानी का हाइड्रेंट का जो इंचार्ज थे, हेड थे, वो मुझे जो है वीडियो कॉल पे बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारे टैंकर फंसे हुए हैं, आप डीआईजी ट्रैफिक को फोन करें। मैं डीआईजी ट्रैफिक को फोन कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वहां पे तकरीबन 7-8 हजार का क्राउड था। 15 पुलिस वाले थे नबी बख्श थाने के। मैंने उनसे ये कहा कि यार और पुलिस वाले बुलवाओ, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं बुलवा सके। क्राउड कंट्रोल नहीं हो रहा था, ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रहा था, फायर ब्रिगेड जो है वो पहुंच नहीं पा रही थी टाइम पर। और ये एक कॉरिडोर में है जिसको कि मैं कहूंगा कि यू शेप में जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में एकदम से इंस्टेंटली जो आग फैली है केबल्स में। उसके बाद जो अंदर लोग फंसे हुए थे, 250 से 300 लोग हमने अपने आग सामने निकाले। लेकिन वो आग जो है वो कॉरिडोर में इस तरीके से
यू शेप कॉरिडोर में फैल गई कि लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी कहता हूँ, इट्स नॉट 71 और 10 बॉडी रह गई, इट्स मोर देन 100, मोर देन, इवन मच मोर देन 100। अभी तो बहुत लोग सामने आएंगे। आप देखें मैनेजमेंट का ये हाल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि कह सर रही आप है कि जैसे बता हमारी रहे हैं, गवर्नमेंट अरशद साहब आप बता रहे हैं कि किरण आप वहां पर खुद 11:30 बजे मौजूद थे। मैं अभी तनवीर पास्ता ज्वाइन करेंगे, मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है, उनसे भी मैं यही पूछूंगी, लेकिन आप वहां पर देख रहे थे तो ये कमेटी, उनकी पूरी यूनियन वहां पर मौजूद थी, जो 18 में से 16 दरवाजे थे जिन पे ताला पड़ा हुआ था, ये खोले क्यों नहीं गए? अंदर लोग मौजूद थे, 22 ये मुझे टोटल दरवाजे बताइए, थे जब आग जिसमें से फैल 16 में ताले लगे हुए थे। किरण 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 एक बात मुझे बताइए, जब आग लग के चारों तरफ फैल गई हो, उस वक्त जो है, मतलब मेरे जैसे का, जिस मुझे जो है ना, मतलब आई नो प्लाजा, बट आई डोंट नो कि इसके कितने एग्जिट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। मुझे तो वहां पर आग बुझानी है, मुझे वहां लोगों को निकालना है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी सिंध में हुकूमत है, जो कराची को क्लेम करती है, उसके जो पॉलिटिकल नुमाइंदे कह लें, उसके मिनिस्टर्स कह लें, उसके जो इंतजामी उमूर के लोग हैं वो कह लें, आपकी आवाज़ अरशद साहब नहीं आ रही है, आपकी तरफ भी आती हूँ दोबारा। अतीक मीर साहब भी साथ मौजूद हैं। प्रॉब्लम एक ये भी है, पॉसिबल। जहाँ हुकूमती नाअहली होती है वो एक अलग बात, लेकिन साथ साथ मैं फिर कह रहा हूँ पुलिस कोऑपरेट भी वहां नहीं किया मौजूद नहीं जाता। है, वहां अब पुलिस जी, मौजूद नहीं है। गवर्नर साहब ने आके नेवी के कॉमकोर को फोन किया और नेवी की जो है वो फायर ब्रिगेड मंगवाई, केपीटी के चेयरमैन को स्नॉर्कल फोन वहां पर किया, आई थी जी। वो सब आए। तो ये लोग आज कह रहे हैं कि ये आ गए वो आ गए। अरे किसके कहने पे आए? आपकी इंतजामिया अगर वहां मौजूद होती तो आपकी इंतजामिया लोगों को बुलाती, आपकी इंतजामिया मैनेज करती। वहां पर सब लोग अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। ये ट्रेजेडी जितनी बड़ी जी, हुई है, ये हादसा था, सानहे में तब्दील हो गया। इस हादसे को कवर किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जी इंतजामिया। ठीक। देखिए, आपके डीआईजी साउथ जो है वो रात को 3 बजे आए 15 मिनट के लिए। आपके कमिश्नर कराची जो है वो 15 मिनट के लिए आए। आई मीन इतनी बड़ी आग लगी हुई जी शहर में, अमेरिका से सर, लेके चाइना तक और रशिया सर से वैसे लेके एक जो है सवाल वहां अफ्रीका पर तक, उठा था तमाम कि मुल्क। अगर मेयर कराची आ जाते तो क्या आग बुझ जाती? अब सूबाई हुकूमत की तरफ से ही ये सवाल भी फिर उठाया गया था, क्योंकि नाराजगी हो जाती है। तो सवाल ये नहीं था कि वो आते वहां पर, वो बेसिकली वो इतने पानी बिल्कुल वेल उनको क्यूब्ड नहीं उनकी आना टीम चाहिए था, होती, क्योंकि आग या जो लगी उनके थी पास केमिकल्स मौजूद बिल्कुल होते कि अगर उनको वो ना नहीं भी आना होते चाहिए तो था। उनकी टीम देयर काम वाज कर रही नो होती। केमिकल सवाल इशू। बेसिकली अगर ये वो था। नहीं भी आते ठीक, कोई बात नहीं। अरशद जो साहब ये मुझे इजाजत बयानिया दीजिएगा। इनका है, अतीक साहब, जो इनका ये ठीक, बयानिया है कि वो नहीं भी आते तो फिर वो घर पे जाके, वो तो वैसे ही इस्लामाबाद में सोए हुए थे, वो तो सुबह की फ्लाइट लेके भी आ सकते थे, नहीं है तो वो सो जाते। ठीक है, जितने लोग मर रहे हैं मर जाते, जितनी बिल्डिंगें जल रही हैं जल जाती, उनके आने न आने से क्या फर्क पड़ता है? यू आर राइट। तो सर फिर ये अतीक साहब गवर्नर साहब साथ को भी मौजूद नहीं हैं। आना सर मुझे चाहिए था, इजाजत दीजिएगा। जिन्होंने अतीक फोन मीर करके साहब मुझे ये नेवी की फरमाइए सर, एम्बुलेंस को बुलाया अब था। जब सर्वे हुआ है दोबारा, फिर 200 के करीब कुछ ज्यादा ही से इमारतें जो है वो मखदूश बताई जा रही हैं, लेकिन फिर मसला ये आ रहा है कि क्या फिर खुदा न खास्ता किसी साने का इंतजार कर रहे हैं, किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं, कि फिर ताजर कह रहे हैं कि उन्हें वक्त चाहिए? तो सर अगर गवर्नमेंट फौरी तौर पर काम करना चाह रही है ऐसे किसी वाकये के लिए, तो क्यों कोऑपरेट नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट के साथ? मुनीर साहब। नहीं, इस बात पे कोई एतराज नहीं है, कहीं कोई एहतजाज नहीं है। मैं तो खुद बारहा ये बात कह चुका हूँ कि अगर हमारी तरफ से, ताजरों की तरफ से कहीं एक लापरवाही है तो हुकूमती इदारे इस पे मजबूर करें, सख्ती करें और ताजरों को फायर सेफ्टी के जो इंतजाम हैं उसके लिए मजबूर किया जाए। कायल नहीं बल्कि जो कानून है वो लागू किया जाए। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ कि ये रातों रात, जब आपने इसको मुद्दतों इग्नोर किया तो लोग आदी हो गए, लापरवाही हो गई, और अब आप कहें कि रातों रात आप, हुकूमत भी तो रातों रात फिर वो काम करे ना। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कराची में आतिशजदगी के वाकयात देखे, बोल्टन मार्केट, उसके बाद कोऑपरेटिव मार्केट, फिर इस सदर में 2-3 ऐसे वाकयात हुए, लेकिन यकीन जानिए मेरी जिंदगी की इससे ज्यादा हौलनाक आतिशजदगी इसलिए नहीं है। मैंने इसलिए देखी कि इतनी बड़ी मार्केट, मैंने देखा कि जब आग लगते ही पूरी मार्केट 10 से 15 मिनट 12 मिनट में, जिसे लोग बताते हैं, आग की लपेट में आ गई। अगर
उस वक्त पर वक्त भी अगर आ जाती फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर्स, तो ये आग बड़ी तेज से फैली, जहाँ इस वजह से इस वक्त लोग कहते हैं कि ये हाँ, शायद सिचुएशन दूसरी होती। साथ ही मौजूद रहेगा जी जी सर, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। मुझे सर आपने जो बात की ना, कहता हूँ देखिए मुमकिन है सब कुछ दुनिया में होता है कि सारे इंतजाम मुकम्मल होते हैं लेकिन फिर भी आग काबू में नहीं आती, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन जहां 300 की जगह सिर्फ 31 फायर टेंडर जिस शहर में फायर ब्रिगेड के पास 600 फायर टेंडर्स की बजाय, तो फिर यहाँ पर वो वाली मिसाल जो आप दे रहे हैं कि हादसे हो भी जाते हैं, सानेहात भी हो जाते हैं, आग इतनी लगती है, फैल भी जाती है, तो वहां पर फिर ये वाली मिसाल फिट नहीं आती ना, कि जहां पर हमें ऑलरेडी पता है कि फायर स्टेशंस कम है। ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहिए। मुझे तनवीर पासा ज्वाइन कर रहे हैं, यूनियन है गुल प्लाजा के। बहुत शुक्रिया तनवीर पासा साहब। अभी जो FIR दर्ज हो गई है फाइनली, उसके ऊपर जो चार्जशीट है वो एक तरीके से पूरी की पूरी आप ही के ऊपर है, आपकी यूनियन के ऊपर ये है कि लाइट्स बंद थी, दरवाजे बंद थे, जिसकी वजह से बर वक्त लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिला। मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर ये इल्जामात आ गए हैं सीधे, या चार्जशीट आपके खिलाफ आ गई है। मैं आपको मुसलसल सुन रही हूँ, आपने एक जगह इंटरव्यू देते हुए कहा कि जैसे ही आग लगी मैं और मेरी टीम हम फौरी तौर पर काम करना शुरू हो गए। आपने सबसे पहले कॉल की कि बिजली बंद कर दी जाए ताकि आग ज्यादा ना फैले। वो मेरा बुनियादी सवाल यह है कि जो बाकी 16-17 दरवाजे वहां पर लॉक हुए थे, और क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक कराची से है, मुझे पता है कि मार्केट्स में होता क्या है कि टाइम जब खत्म हो जाता है तो जो अहम दरवाजे होते हैं दाखिली और खारिजी, उनको लॉक कर दिया जाता है। 2-3 दरवाजे छोड़े जाते हैं जो अंदर मौजूद होते हैं कस्टमर्स, ताकि वो बाद में निकल जाएं। तो वो दरवाजे जो लॉक थे वो फौरी तौर पर क्यों नहीं खोले गए? नहीं, ऐसी कोई वो बात नहीं है कि दरवाजे लॉक थे। मैं पहले दिन से वही वजाहत करता हुआ रहा हूँ। 10:10 पे पॉसिबल ही नहीं है गुल प्लाजा के दरवाजे बंद हो जाए। यहाँ के अतराफ के जो भी रिहायशी भी हैं, जो रहते हैं, जो कस्टमर्स भी हैं, उन सब के इल्म में है कि गुल प्लाजा मार्केट 10:30 से 10:45 के दरमियान गेट बंद होना शुरू होते हैं आम दिन में, और सैटरडे वाले दिन 10:45 to 11 जो है PM का टाइम होता है तो बंद होना शुरू होते हैं। और 16 गेट्स जो है पूरे अतराफ में उसके हैं। अगर गेट्स बंद होते तो आप ये बताएं कि गुल प्लाजा मार्केट में 1100 से 1200 के दरमियान शॉप्स हैं। हर शॉप्स के अंदर 4 से 5 अफराद FIR में लिखा हुआ है तनवीर के दरवाजे बंद थे। सेकेंडली ये कि वो जो फुटेजेस आई हैं, जो अंदर लोग मौजूद थे, उनकी जो फुटेजेस आई हैं, वो जहां जहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर ताले लगे हुए हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, आहो बुका कर रहे हैं। नहीं मैडम, जो अंदर की फुटेज है, जो गेट को हिला रहे हैं, जो बंदे ने वीडियो बनाई है, वो फुटेज जो है मैडम मस्जिद वाला जो गेट है, वो बार बार वजाहत में कर चुका हूँ कि मस्जिद का जो गेट है, उसकी जो ग्रिल है, वो मस्जिद का जो गेट है मस्जिद इंतजामिया के हाथ में होता है, गुल प्लाजा मैनेजमेंट के हाथ में वो नहीं है। वो अपने टाइम पे इशा की नमाज के बाद बंद हो जाते हैं। तो उसको लेकर हर जगह यही बात हो रही, गेट्स बंद थे शुरू में। तो ये आप ये कह रहे हैं, रिकॉर्ड पर आ जाए तनवीर साहब, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं ना कि दरवाजे आप बार बार ये कह चुके हैं कि बंद नहीं थे, यानी 22 के 22 दरवाजे, 22 से अगर मैं सही कह रही हूँ, या 26 थे, कितने दरवाजे? 16 दरवाजे हैं, 22 तो है ही नहीं। 16 गेट्स हैं, 4 स्टेयर्स हैं टोटल, ठीक है। इसके अंदर 4 स्टेयर्स हैं, 16 गेट्स हैं। अच्छा, आपने खुद 26 जो दरवाजे बताए हुए हैं, मीडिया पर रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो कौन से दरवाजों का तस्करा कर दिया है फिर आपने? क्या कह रहे हैं? आपने 26 दरवाजों का तस्करा किया है, आपका ऑन रिकॉर्ड 26 दरवाजे मौजूद है। मेरा एक भी ऑन रिकॉर्ड अगर हो कि मैंने कोई 22 दरवाजों का किया है तो आप मुझे वजाहत बता दें। कोई आप अगर कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे। मेरी मार्केट से मुझे पता है कि आप कहें 4 हैं, 5 हैं, 16 हैं, 18 हैं, जितने भी दरवाजे थे, तनवीर पासा साहब ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कोई भी दरवाजा लॉक नहीं था। जी बिल्कुल, मेन रोड के कोई भी दरवाजे लॉक नहीं थे। जो 16 मार्केट के जो मेन एंट्रेंस के इन और आउट के गेट्स हैं, कोई भी क्लोज नहीं। मुझे सवाल करने दो, 1-2 सवाल। तो फिर ये क्लियर कर दें तनवीर साहब, आपकी अपनी बात में थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लगा। आप कह रहे हैं जो मेन रोड के दरवाजे थे उनमें से कोई भी बंद नहीं था, क्योंकि एक पिछली गली में भी दरवाजा है, एक हम मेन रोड 3 साइड कॉर्नर हमारा प्लॉट है, हम इसे मेन रोड ही कहते हैं। जो मार्केट का एंट्री और एग्जिट्स हैं, 16 दरवाजे, 5 जो है हमें जिना रोड की साइड्स पर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना 5 जो है वो DC ऑफिस साइड पर हैं, ठीक है। 6 जो है वो मास्टर रोड की तरफ है। ये 16 गेट्स हमारे टोटल हैं जो इन और आउट और एग्जिट के लिए सारे यूज होते हैं। ये टोटल जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सारे गेट्स पड़ते हैं ओपन साइड पे, एमए जिना रोड साइड, मास्टर रोड साइड और DC ऑफिस साइड, सारे गेट्स ओपन थे, ठीक, सारे गेट्स ओपन थे। और यहाँ से हमने पब्लिक को निकाला है
मैंने ये बताया था कि 5 से 5,500 लोग थे। अगर ये गेट्स बंद होते तो लोग निकल ना सकते, और ये जो शौदा की जो लिस्ट है ये कहीं ज्यादा ऊपर जा चुकी होती है, और यहाँ तक नहीं होते, 2,500 लोग फंसे हुए होते हैं कि रास्ता ना होता। अच्छा, मुझे ये भी जरा फायर सेफ्टी के हवाले से बता दीजिए, क्योंकि मैं आपको सुन रही थी, आपने बताया कि फायर सेफ्टी के इंतजामात आपके पास मौजूद थे, तो उसके लिए आपने, क्योंकि बहुत बड़ा प्लाजा था ना, तो इतने बड़े प्लाजा के लिए यकीनन कोई कंपनी वगैरह आपने हायर की होगी जिन्होंने आके इंस्टॉलेशन वगैरह की होगी। एक चीज समझ लें, प्लाजा जो है बहुत पुराना 82-85 का प्लाजा बना हुआ था, नए तर्ज पे, नई चीज स्टैंडर्ड पे नहीं थी। फिर भी हमने फायर फाइटिंग के जो सिलेंडर्स थे, हम जगह जगह हमारे कॉरिडोर्स में हमने नफ्स किए हुए थे, फायर बॉल्स रखी हुई थी जो इमरजेंसी वक्त पे कार्रवाई हो सके और हम उसको रोक सके। हमने कोशिश बहुत की मगर वो हमसे रुक नहीं पाए। उसके बाद हमने मीडिया पे बार बार बात हो चुकी है कि हमने फायर उसको भी कॉल की, केई को भी कॉल किया, बार बार ये बात हो रही है आपने लाइट्स बंद करवा दी। तो लाइट्स की ये पोजीशन थी कि एसओपीस के अंदर है फायर में, अगर वो लाइट में बंद ना करवाता तो शायद जो पब्लिक बाहर निकली है वो जुलूस के उसी टाइम निकलती, क्योंकि अगर बिजली में आग लग जाती और जो वायरिंग अगर आग पकड़ लेती और पीएमटी ब्लास्ट कर जाता, हमारे यहाँ पे सब स्टेशन भी था, अगर वो ब्लास्ट कर जाता तो बहुत बड़ा उसी वक्त जो है वो कयामत बर्पा हो जाती है, लोग इतने निकल ना पाते। ये पोजीशन भी एक थी, इसको फॉलो करके जो देखा, क्योंकि आज से 1.5 महीने पहले हमारे गुल प्लाजा के सामने सिटी शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी थी। उस वक्त भी हमने बर वक्त कार्रवाई करके पूरा लोकल एरिया पूरा बंद करा दिया था, तभी वो आग 1 फ्लोर तक महदूद रही, आगे पीछे मजीद बढ़ी नहीं, और वहां से हमने इसको क्लियर करवाया। चलिए, जैसे कि मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि अभी कुछ चीजें सामने आई हैं, अभी मजीद तहकीकात होंगी, मजीद चीजें सामने आएंगी, अब लेट्स सी कि और मजीद क्या चीजें सामने आती हैं, और फिर एमकेएम की जानिब से जो कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है, जो विफाक से तहकीकात के मुतालबात किए जा रहे हैं, उसके ऊपर विफाक किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन ये सानिया हो गया, इसके बाद कुछ ना हो, इसके लिए हुकूमतों को अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इंटरनेशनली इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप मजीद क्या कर रहे हैं, बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। दुनिया को अपनी उंगलियों के इशारे पर चलाने के चक्कर में सदर ट्रंप ने अमेरिका के दुश्मनों को ही नहीं बल्कि दहाइयों पुराने दोस्तों और इत्तेहादियों को भी नाराज कर दिया है। यूक्रेन रूस जंग के मामले पर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव पहले ही काफ़ी बढ़ चुका था कि सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड लेने की बात करके यूरोपीय ममालिक के गुस्से को दावत दे दी है। बैक टू बैक झटकों के आफ्टर शॉक्स का असर अभी कम भी नहीं हुआ था कि आज सदर ट्रंप ने यह कहकर जलती पर तेल का काम किया है कि नेटो के फौजी अफगानिस्तान में अगले मोर्चों पर लड़े ही नहीं और अमेरिका को उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। अमरीकी सदर के नेटो अफवाज से मुतल्लिक बयान को बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने तौहीन आमेज़ और खौफनाक करार देते हुए कहा कि ये अल्फाज हलाक होने वाले नेटो फौजियों के प्यारों के लिए इंतहाई तकलीफदेह हैं। अफगानिस्तान में बरतानवी फौज में शामिल रहने वाले शहजादा हैरी ने भी सदर ट्रंप के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान में अमेरिका का भरपूर साथ दिया है। उन्होंने खुद अफगानिस्तान में खिदमात अंजाम दी और कुछ दोस्तों को खोया भी। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि ट्रंप ठीक कह रहे हैं, नेटो में अमरीकी फ़ौज का हिस्सा दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है। अमेरिका नेटो का वो वाहिद पार्टनर है जो ग्रीनलैंड का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है और सदर ऐसा करके नेटो के मफादात को आगे बढ़ा रहे हैं। अमरीकी सदर चाहते हैं कि नेटो अखराजात में दीगर ममालिक अपना हिस्सा डालें। देखते हैं ऐसा हो पाएगा या नहीं, लेकिन पेंटागन नए ईरान के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि बामायनी मुज़ाकरात न होने की सूरत में ईरान एक बार फिर जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकता है। अमरीकी सदर भी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ भेजने का ऐलान कर चुके हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भी बताया है कि इसराइल ईरान पर हमले का मौका तलाश कर रहा है और इसी दौरान यूरोपीय एयरलाइंस की जानिब से इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के लिए परवाज़ें मुअत्तल की गई हैं, जो हालात की संगीनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ईरान ने भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका ने कार्रवाई की तो उसे मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा और जवाब सख्त तरीन होगा। दुनिया का मंजर तब्दील हो रहा है, हर मुल्क अपने मफादात के तहत नए इत्तेहादी तलाश कर रहा है। अमरीकी नाराज़गी के बाद भारत भी अब यूरोप के साथ फ्री ट्रेड मुआहदा करने के करीब है। इसके असरात खित्ते पर क्या होंगे और क्या इसके बाद अमरीका भारत से मज़ीद दूरी इख्तियार कर सकता है,
इस पर प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सरदार मसूद अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हैं बराए अमरीका। सर, आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो ये कहिए, वैसे तो अमरीकी सदर के बारे में कहा जाता है कि बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं वो, लेकिन जिस तरह से वो इस वक्त यूरोप को डील कर रहे हैं, बल्कि अब तो उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया है ना, नेटो को ताना दे दिया है कि अफगानिस्तान में वो पीछे थे और अमरीकी जो है वो फ्रंट फुट पर लड़े। क्या वजह समझ आती है सरदार साहब आपको, क्या चाह रहे हैं ट्रंप? ये तो वाज़ेह हो गया था कि सदर ट्रंप जो है नए आलमी निज़ाम से खुश नहीं हैं और उसमें तब्दीलियाँ कर रहे थे, और इस गुज़श्ता बरस जो भी उन्होंने इक़दाम किए हैं उसकी वजह से यूरोप और उनके दरमियान फासले बढ़े हैं, बल्कि एक किस्म के जो है उनमें जो फ्रिक्शन बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और वो सिर्फ टैरिफ्स तक महदूद नहीं रही, उसकी लपेट में नेटो भी आया, और उसके बाद जो है उनकी स्ट्रेटिजिक थिंकिंग जो है उसमें भी इख्तलाफात मौजूद हैं। लेकिन अभी यूँ लगता है कि सदर ट्रंप जो है वाकई नेटो को कमज़ोर करना चाहते हैं, क्योंकि यही तकरीबन मुतालबा सदर पुतिन की तरफ से भी आ रहा था। तो इस वजह से जो है उन नेटो की फोर्सेस ने जो उनका साथ दिया था अफ़गानिस्तान में, उसके ऊपर उन्होंने इस किस्म का रिमार्क पास किया है, जिसकी वजह से बरतानवी वज़ीर आज़म जो बहुत इज़्ज़त और ताज़ीम के साथ जो है सदर ट्रंप के साथ गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने भी सख्त बयान जारी किया है। और फिर उसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं, कनाडा है, फ्रांस है, डेनमार्क है, और उन्होंने वो गिनवाए हैं वो जो लोग वहाँ अमेरिका के फ़ौजियों के साथ शरीक हुए थे और उनकी जो किलिंग्स हुई थी वहाँ, या जो उनकी जिसे हम शहादतें कहते हैं, उन्होंने वो गिनवाई हैं। मसलन 457 के करीब जो है वो सिर्फ बरतानिया के थे, इसी तरीके से कनाडा के कोई 150 के करीब थे, 90 के करीब फ्रांस के थे, और जो है डेनमार्क के कोई 44 के करीब है। तो ये आबादी के तनासब से तकरीबन अमेरिका के जो 2200 लोग मारे गए थे उनके बराबर ही हैं। और वो ये कहते हैं कि कभी वो जो है ऑफ द फ्रंट लाइन नहीं थे। तो इससे ये है कि बिल्कुल बराबर ही थे 2200 लोग जो अमेरिका के मारे गए थे। मुझे ये फरमाइए सर, ईरान पर भी हमले के हवाले से बातें हो रही हैं ना, अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की इशारे दे रहे हैं, या फिर जो पेंटागन की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, क्या दोबारा ईरान पर हमला हो सकता है, या फिर जिस तरह के स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आ रहे हैं वो सिर्फ ईरान को प्रेशराइज करके मुज़ाकरात की टेबल पर लाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, जंग की तैयारी हो चुकी है दोनों तरफ, और बयानात भी जारी किए जा चुके हैं, बड़े सख्त बयानात जारी किए गए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि सदर ट्रंप ने डेवॉस में ये कहा कि हम ईरान को, यानी ईरान की क़यादत को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, बल्कि ईरान का भी जिक्र किया है, यानी उनके मौजूदा निज़ाम को। और इधर से भी बहुत सख्त बयान गया है जो ईरान की तरफ से, और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके कमांडर्स जो हैं उन्होंने बयान दिया है। उनके जो कमांडर इन चीफ़ ने ये कहा है कि हमारा जो है ट्रिगर पे हाथ है, यानी अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम भी दोबारा जो है आपका जवाबी हमला करेंगे। तो हमले की तैयारी हो चुकी है। आपने सफारतकारी का जिक्र किया, तो उसमें जो है अमेरिका की तरफ से सफारतकारी के लिए जो शराइत बताई गई हैं वो बड़ी हद तक ईरान के लिए नाकाबिल कबूल हैं। मिसाल के तौर 3 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर: ईरान का जौहरी प्रोग्राम, उसके बाद उसका मिसाइल प्रोग्राम, और तीसरा ये है कि उनके जो हलीफ ग्रोह हैं, जो मिसाल के तौर पर हिजबुल्लाह है, या उसके बाद शाम में उनकी प्रेजेंस मौजूद है, या हूथीस हैं इन यमन, ये अमेरिका की तरफ से मुतालबा है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, इसमें जो है जो जौहरी प्रोग्राम के सिलसिले में तो अमेरिका जो के साथ ये मुज़ाकरात के लिए तैयार रहा है ईरान, इसकी क़यादत जो है, बल्कि पिछली मरतबा जो पिछली जंग से पहले जो है इनके मुज़ाकरात जारी थे, उस वक्त जो है अमेरिका ने इनको यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल किया था। लेकिन ये है कि ये जो ख़दशे का इजहार है कि ईरान जो है दोबारा से जो है जंगी हथियार ले सकता है, या जंगी मतलब जौहरी हथियार ले सकता है, ये कम से कम उनकी क़यादत, जो ईरान की क़यादत जो है इसकी नफ़ी करती है। वो कहते हैं कि हमारा कोई इस किस्म का इरादा नहीं है, लेकिन जो वो अपना इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम उसका हक़ नहीं छोड़ना चाहते, और वो ये कहते हैं कि इसे वो पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ से जंग की तैयारी मुकम्मल तौर पर हो चुकी है, क्योंकि मैं ईरान का भी अगर स्टेटमेंट देख रही हूँ तो वो भी बड़ा सख्त स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर हम पर मुसल्लत की गई जंग या जंग का आगाज किया गया तो जवाब मजीद सख्त आएगा, पहले से भी ज्यादा सख्त होगा, वो ये कह रहे हैं। अब सर जरा पाकिस्तान के हवाले से भी, डिप्लोमेसी के भी हवाले से बात कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ पीस का पाकिस्तान हिस्सा बना, अब हुकूमत से जब बात हो रही है तो हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास एक यही ऑप्शन मौजूद था कि इसराइल को जो रोक सकता है वो अमेरिका है, तो वहां पर जेनोसाइड रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है। जबकि ऑपोजिशन नाराज है इससे, वो कह रही है कि इससे फलस्तीन का फायदा नहीं होगा बल्कि मजीद नुकसान होगा। तो आप कैसे देख रहे हैं इस इक़दाम को जो पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ है? देखिए, मैं इसे बहुत मारूजी अंदाज में देख रहा हूँ कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जिस किस्म के ताल्लुकात बढ़े और उसमें जो गर्मजोशी आई, और उसके बाद जो है फिर जो सितंबर 2025 में जो अक़वाम मुत्तहिदा का आला सतही इजलास था उसमें 8 मुस्लिम ममालिक जिसमें पाकिस्तान शामिल था, इन्होंने जाके सदर ट्रंप से ये अपील की थी, क्योंकि सदर ट्रंप और उनका जो वफ्द है वहाँ सलामती काउंसिल में वीटो पे वीटो कर रहा था गज़ा के बारे में, तो इस वजह से इसराइल महफूज था। तो इन्होंने अपील की कि आप वहाँ जंगबंदी करवाएं और अमेरिका अपना किरदार अदा करे। मैं नहीं समझता कि सिर्फ इन 8 सरबराहान के कहने से उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि सदर ट्रंप पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन 20 नुकाती फार्मूला उन्होंने पेश किया और पाकिस्तान उस वक्त तक इन तमाम इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर एक किस्म का इस इनिशिएटिव का स्टेक होल्डर बन चुका था। तो आखिरी वक्त में वो माजरत नहीं कर सकता था, इनकार नहीं कर सकता था। तो ये हुआ इसकी जो ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगी। अब जो है इसमें क्या मुज़मरात हैं, क्या ख़तरात हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या वाकई जो है फ़लस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, क्या गज़ा के लोग महफूज रह सकेंगे या नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो अभी आने वाले हफ्तों ये देखना होगा। अब इसके TORs देखने होंगे और ये देखना होगा कि ये बोर्ड काम किस तरह से करता है। बिल्कुल ठीक सरदार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप साथ। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे हम। बांग्लादेश के प्लेयर को निकाला गया IPL से, जब IPL से निकाला तो फिर बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है आपके सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो फिर आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आएंगे। जब वर्ल्ड कप ना खेलने की बात ICC से की तो फिर ICC जो तमाम कवानीन को तब्दील कर सकता है भारत के लिए, वो बांग्लादेश से कहा कि सारे मामला तो हो चुके हैं, अब कैसे हो सकता है, तब्दीली कैसे हो सकती है। हालांकि बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज पर होगा, इसी तरह से आप हमें भी फिर वहां पर शिफ्ट कर दें क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। नहीं माना गया और फिर उसके बाद ये फैसला ICC ने कर लिया कि ठीक है बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो फिर आयरलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है और स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए ये धमकी लगाई कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी विथड्रॉ कर सकता है। अब पाकिस्तान क्या फैसला करने जा रहा है, मोहसिन नकवी ने अभी कुछ देर पहले बात की थी PDI से, उन्होंने कहा जरा हुकूमत पाकिस्तान पहले डिसाइड कर ले, फिर हमारे पास A ऑप्शन भी मौजूद है, B ऑप्शन भी मौजूद है, C ऑप्शन भी मौजूद है। आप मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उनके किसी भी स्टांस के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मानना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से PCB के चेयरमैन की हैसियत से भारत को उन्हीं की जबान में जवाब दे रहे हैं और किस तरह से उन्होंने नकेल डालकर रखी हुई है भारत को, इस पर शाबाशी देना तो बनती है। शाहिद आफरीदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रोग्राम मौजूद है इस पर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया लाला। मुझे ये फरमाइए कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान के स्टांस को भी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि पाकिस्तान ने एक सपोर्ट तो की, बांग्लादेश को बड़ी जबरदस्त सपोर्ट शो की, लेकिन आप समझते हैं कि क्या विथड्रॉ भी कर लेना चाहिए पाकिस्तान को या जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? किरण अस्सलाम वालेकुम, खुश रहो। किरण देखिए ये मसला शुरू जो है ना इंडिया ने खुद किया पाकिस्तान में खेलने से मना करके। पॉलिटिकल मसला और इंडियन बांग्लादेश वो तो चल ही रहा था। हिंदू इंतहा पसंद पार्टी ने KKR को भी धमकी दी है कि मुस्तफीक को जो है वो ना खिलाएं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। शाहरुख खान साहब को भी धमकी दी गई, प्रेशराइज किया गया कि KKR से आप इस प्लेयर को निकाल दें। इस चीज ने इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात को और ज्यादा जज्बाती और खतरनाक कर दिया और बांग्लादेश बोर्ड ने जबकि कहा कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप पूरी टीम को कैसे दे सकते हैं। यहाँ मेरी भी सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बांग्लादेश बोर्ड ने ICC को लेटर भी लिखा,
कि हम इंडिया में नहीं खेल सकते, आईसीसी ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, आईसीसी ने कहा, मगर बांग्लादेश ने मना कर दिया। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट दोबारा की बांग्लादेश ने, जो आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, उनको भी रिक्वेस्ट भिजवाई कि अगर पाकिस्तान खेल सकते हैं तो वाई नॉट कि श्रीलंका में ही बांग्लादेश के मैचेस हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी पूरी तरह बांग्लादेश को सपोर्ट करूंगा। जहां तक पाकिस्तान की आपने बात की, पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से, लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया जाके नहीं खेल रहा, श्रीलंका में खेल रहा है और वहां की कंडीशंस मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूं कि हमारी टीम को सूट भी करती है। तो मैं इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूं कि पाकिस्तान भी ना जाए। हाँ, बांग्लादेश को पूरी तरह सपोर्ट करे, हर लिहाज से सपोर्ट करे। देखें, आईसीसी जो है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है, और ऐसे कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए, कि जहां पर वो जो कुछ करते रहे हैं और तो उसका असर आ रहा हो, तो फिर वहां पर आईसीसी अपने कवानीन नहीं बदलता है, वहां पर आईसीसी रिलक्टेंट नजर आता है हमें। मुझे ये फरमाइए कि आपको मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं आईसीसी के इस फैसले के बाद, कि ठीक है एक टीम अगर अपने सिक्योरिटी के मसाइल बता रही है तो ठीक है वो ना आए, हम किसी और को शामिल कर लेते हैं। देखिए, अभी तो किरण बात यह है कि अभी तो इंडिया आईसीसी का जो चेयरमैन है, वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी वही क्या नाम है उस साहब का, नाम ही बोल रहा हूँ मैं, अच्छा खैर, वो इंडिया के हाथ में ही है। और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है ये चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें, और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, अब सवाल एक ये भी आता है कि मैच फी भी जाती है, फिर उससे लॉस भी होता है, लेकिन एक और सवाल लाला ये भी है यहाँ पर कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे हाई वोल्टेज वाले मैचेस होते ही इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो अगर पाकिस्तान भी निकल जाता है, बांग्लादेश ऑलरेडी नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में व्यूअरशिप जाएगी, मार्केट खराब होगी। वो तो है, नहीं वो तो बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी उनकी जो बता दी है कि वो श्रीलंका में ही जाके खेलेंगे, तो वो हमारा इतना कोई इशू नहीं है। हम कहीं इंडिया जाके नहीं खेल रहे, हमने जो पसंद की जगह थी वहां पे जाके हम अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। तो आई थिंक सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ मेरी भी सपोर्ट है, वो बिल्कुल सही स्टांस ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान को जगह दी जा सकती है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, तो वाई नॉट कि बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो। आप एक प्लेयर को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, आप पूरी टीम को क्या देंगे? तो यहाँ मैं बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हूँ। और लाला एक और चीज ये बहुत अच्छा सपोर्ट जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें प्लेयर के तौर पर इस सारी सिचुएशन को देखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि ठीक है आप नहीं आ रहे तो हम किसी और को शामिल कर लेते हैं, क्या इस तरह आईसीसी पाकिस्तान को कह सकता है? नहीं, खैर इस तरह तो नहीं कह पाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू है हर लिहाज से। क्रिकेट ने दुनिया में अपना नाम रोशन किया, इनके प्लेयर्स ने हमेशा एक जबरदस्त एम्बेसडर्स के तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है हमेशा। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा, देखिए आईसीसी का तो ये है ना कि इस वक्त आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना, तो वो उससे तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो नहीं है ना इस वक्त। जी जी, तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं फिर भी एज ए क्रिकेटर ये बात करूंगा कि हमें सपोर्ट पूरी तरह बांग्लादेश को रहना चाहिए, लेकिन हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए, हमें खेलना चाहिए वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका मशवरा ये यकीनन जो फैसला करने वाले हैं वो जरूर सुन रहे होंगे। मुझे आखिर में ना लाला ये भी बता दीजिए कि इसके अलावा अगर मैं बिग बैश को देख रही हूँ तो वहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इस बार रवैया कुछ बेहतर नहीं है, कुछ सलूक अच्छा नहीं है। स्टीव स्मिथ, इन्होंने बाबर आजम को रन नहीं लेने दिया, रिजवान को रिटायर्ड करवा लिया गया। क्या वजह समझते हैं? क्या ये अप्रोच का मसला है? किरण, ये
माइंड सेट है ऑस्ट्रेलियंस का। और स्मिथ ने आके अगर आप उनका इंटरव्यू देखें कि क्यों उसने सिंगल नहीं लिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं दूसरे ओवर में 25-30 रन कर जाऊंगा। तो ये उनका सेल्फ बिलीव है, ये उनका माइंड सेट है, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह की चीजें हुई हुई हैं। तो मैं इसको इतना कोई नेगेटिव या ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान को वहां पे इग्नोर किया जा रहा है प्लेयर्स को। नहीं, हम भी बिग बैश खेलने गए, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बाबर भी अगर गया है तो बहुत रिस्पेक्ट मिली है। उनकी फ्रेंचाइज के ओनर को भी मैंने सुना है कि अगर बाबर कुछ भी ना करे तब भी बाबर खेलता रहेगा। तो आई मीन कि ये रिस्पेक्ट है, लेकिन प्लेयर्स का एक माइंडसेट अलग है। उनके प्लेयर्स ने वो चांस लिया, वो सिंगल नहीं लिया। मैंने इसको इतना बड़ा वो नहीं लेता। हाँ, अगर इसमें आउट हो जाता तो वो अलग चीज थी, लेकिन उसने जिस वजह से सिंगल नहीं लिया, उसने वो उस ओवर को बड़े जबरदस्त तरीके से खेला और टीम को फायदेमंद रन दिए। अच्छा, लेकिन जो रिजवान के साथ हुआ वो तो किसी एक प्लेयर का फैसला नहीं था ना। हालांकि उसके बाद फिर माफी तलाफी भी हुई, आप खेलते रहे, लेकिन इस तरह का तो वाकया हमने कभी नहीं देखा पहले माजी में। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कुछ पढ़ा भी हो मैंने। उनके अपनी डोमेस्टिक में हुए हैं इस तरह 3-4 एपिसोड्स हुए हैं उनके साथ। वो इसी माइंडसेट के, वो किसी की मतलब ये नहीं कि किसी की कोई बेइज्जती के नाते के कोई बेइज्जती उन्होंने कर दी और ये वो नहीं। उनका माइंडसेट ही इसी तरह की है, वो क्रिकेट खेलते ही इसी तरह है। पास्ट में भी उनके साथ इस तरह की चीजें उन्होंने की हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाला, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। और जो पाकिस्तान इसलिए हुआ है उसके हवाले से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, बांग्लादेश को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन लाला इस बात के हामी नहीं है कि हम वर्ल्ड कप से ही अपनी टीम को विड्रॉ करवा लें या वर्ल्ड कप ही हम छोड़ दें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को और मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।